As per your याद है syllabus, कौन-कौन से concept profitability ratios. कौन-कौन से पढ़े थे हमने? फिर एश्योरेंस पढ़ा हमने, working capital ratios. एश्योरेंस की टाइप्स पढ़ी हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, मॉडरेट एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यूनिवर्सल और इन ratios को वो पढ़ी, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ा, short term स्केप्टिसिज्म पढ़ा, प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ा, फिर हमने ठीक है या solvency ratios का नाम भी इंटरनल कंट्रोल किया। सिस्टम पढ़ा हमने, एग्जर्शंस पढ़ी हमने, ठीक है, और थर्ड हमने डिफरेंट वो टाइप ऑफ सिंपल नाम लेटर्स देता पढ़े, है लिक्विडिटी कंडीशंस पढ़ी हमने, प्रेमिस पढ़ा हमने, या फिर और सॉल्वेंसी Audit रेशियोज का नाम देता है Audit और ये के फिर हम बेसिकली तीन constituent से लॉन्ग inherit टर्म risk, होती है। कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। फोर्थ Clear है में हमने मिसस्टेटमेंट इन्वेस्टर्स पढ़ा, मिसस्टेटमेंट क्या होती है, हमने मटेरियलिटी को डिस्कस किया, Ratios. मटेरियलिटी क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम जिन्होंने हमें तंग कर रहा है फ्यूचर में हमने तो उसको पहले ये पढ़ लिया। डिफरेंट रेशियोज को कोई मसला कैलकुलेट करना सीखेंगे चलिए, हम और अपने उसके बाद latest topic कंपैरिजन पर discuss करेंगे और फिर रिपोर्ट राइटिंग ऑडिट करेंगे। रिपोर्ट, इसको भी अपने डिस्कस ये करेंगे। चैप्टर आपका 100% Audit? न्यूमेरिकल नहीं है। किस आपने तरह ना की सिर्फ रिपोर्ट? रेशियोज को कैलकुलेट करना होगा, कंपैरिजन करने के साथ साथ Unmodified आपने और रिपोर्ट राइटिंग भी करनी Modified. होगी कि हमारे बिजनेस ने अच्छा ठीक है, परफॉर्म किया या Unmodified और फिर बुरा परफॉर्म। मॉडिफाइड, तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें कवर अप होगा। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू दिस पॉइंट? नोटेड। हम इंडिविजुअली तमाम रेशियोज को अब डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगी, कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल रेशियोज, फिर उसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज, दैट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट डू नॉट इफेक्ट, हमने ये पढ़ा, ठीक है, हमने भी डिस्कस किया इस पे 700 स्टैंडर्ड है, 700 इस पे 705 और 706, ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि मॉडिफिकेशन डेट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें तीन तरह की रिपोर्ट होती हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तीन तरह के इसमें ओपिनियन हम दे सकते हैं, तीन तरह के ओपिनियन दे सकते हैं, क्वालिफाइड, और इसमें हम दो तरह के एम्फसिस ऑफ और अदर मैटर पैराग्राफ। क्लियर है? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट कौन सी होती है? जिसमें ऑडिटर जी जनाब, जिसमें auditor नोटेड और दो नीड तरह का मोर ओपिनियन दे टाइम। सकता है, ठीक है, इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। पढ़ा ना क्या होता है? हेडिंग दे दीजिए, Applicable financial प्रॉफिटेबिलिटी framework, दो टाइप्स रेशियोज। पढ़ी ना हमने, एक था फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा था कंप्लायंस। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिटर क्या रिपोर्ट होता है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड, ठीक है, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ऑडिटर क्या रिपोर्ट होता है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फलाना फ्रेमवर्क। जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है उस जुरिसडिक्शन में, उसके मुताबिक रिपोर्ट दी है, ठीक है। इसको अब अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, ओके, ऑडिटर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई उसकी कोई उसको कुछ चीज़ तंग नहीं कर रही, जिसकी समझ गए, कोई मसला जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो कौन सी रिपोर्ट देगा? अनमॉडिफाइड। अच्छा, कोई इशू है तो किस तरफ आएगा? मॉडिफिकेशन। जी बेटे, कौन कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें पढ़ना है? वो कौन से इश्यूज डिस्कस किए थे हमने जो ऑडिटर को फोर्स करेंगे यहाँ से आपने यहाँ शिफ्ट करना है, यही है ना? नंबर वन, दो हो सकते हैं, GP रेशियो, मटेरियल स्टेटमेंट और इसको इसके अलावा बोलेगा मटेरियल GP मार्जिन और मटेरियल स्टेटमेंट और NP रेशियो, मटेरियल स्टेटमेंट क्या होती है? इसको वो बोलेगा पता है? मटेरियलिटी के पता है आप लोगों को? मार्जिन और स्टेटमेंट होता है। Sometime मटेरियलिटी क्या है कि ऐसे इंफॉर्मेशन या उसको ऐसा CGS रेशियो भी आपसे रिक्वायर कर लिया करता है, ये सच प्रॉपर रेशियो तो नहीं है। सिग्निफिकेंटली ड्रास्टिकली हिट करता है। इन रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताइएगा जो आपने पढ़ा है, बताओ। सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं? CGS, तो आपके पास क्या आता है? क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर क्या माइनस करते हैं? वो फोर्स करेगी ऑडिटर को कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या आता है? स्कोप लिमिटेशन। ऑपरेटिंग लिमिटेशन मतलब स्कोप का प्रॉफिट। मतलब पता है क्या ऑडिट में? जब इन केस ऑफ कंपनी में बात कर रही हूँ कि उन प्रोसीजर्स पे कोई लिमिटेशन है,
कोई रिस्ट्रिक्शन है। और ऑपरेटिंग ऐसी प्रॉफिट, restriction है इफ यू रिमेंबर, कि you इज are not ऑल्सो able to कॉल्ड obtain PBIT. Do you know what is meant by appropriate PBIT? audit प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम क्या करते हैं, Evidence. इस PBIT जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते Audit हैं, procedure इसमें से perform क्या करना माइनस आपको? किया जाता है? अच्छा, अगर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं Interest. कर सके आप, तो ये जो मेरे पास ये प्रॉफिट करने नहीं आएगा, दिया दैट गया विल बी आपको। कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर। तो क्या मिलेगा? Tax. एविडेंस नहीं मिलेगा। समझ गए? फिर इसमें से तो क्या दो- माइनस दो करेंगे? प्रॉब्लम होंगी। यहाँ Tax. अकाउंट्स है, सब कुछ तो है, ये मेरे पास data क्या है, आएगा? एविडेंस नेट है, प्रॉफिट। और आपकी अंडरस्टैंडिंग में अच्छा, अब देखो डाटा बेटे, क्या है? मिसस्टेटेड। चलो वो कंपनी का बाद में बाकी Misstated. बातें होती चली जाएंगी। उसमें कोई एरर है, कोई गलती है, इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम करते क्या हमें है? पता है मिसस्टेटमेंट दो तरह से इनकम आती है, either due to स्टेटमेंट fraud के और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका और कंपैरिजन इधर करते हैं इसको सेल्स रखा है रेवेन्यू के individually साथ कि और when CGS aggregated व्हाइट बोर्ड की तरफ अटेंटिव other in होगा detail misstatement। कि CGS रेवेन्यू का पढ़ा ना कितने मैंने सारा? परसेंट है, तो मिस्टेक ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू का कितने परसेंट, इंडिविजुअल मिस्टेक हो सकती है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस Aggregate सेल्स रेवेन्यू का कितने और परसेंट है, aggregate पे आपका उसका PBIT fraud सेल्स भी। रेवेन्यू जो का भी मसला है, कितने वो क्या है? परसेंट है। हम कंपैरिजन किसके Material। साथ करते हैं? सेल्स समझ रेवेन्यू गए? के साथ। अब ऑडिटर और सेल्स रेवेन्यू इन रेशियोज में आपके नहीं लिए दे क्या सकते। यूज उसको होगी? modification एज की तरफ आना। बेस। और बेस को हम हमेशा अगर क्या यहाँ पे लेते हैं? मैं कितना सिर्फ सपोज करते misstatement हैं? है, material 100%। और जो बेस होती है वो हमेशा क्या होती है? डिनोमिनेटर। तो मिसस्टेटमेंट इनके है, फॉर्मूलाज क्या बनेंगे? जीपी रेशो का या जीपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या बनेगा? जीपी ओवर सेल्स इनटू 100, क्योंकि Very मुझे good। आंसर ऑडिटर्स चाहिए को ऑडिटर रिपोर्ट में परसेंटेज। इफेक्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो लोगों के एनपी रेशो में statement क्या है। किया करते हैं Material जब वो नहीं क्वेश्चन है, में उन लोगों नेट के प्रॉफिटेबिलिटी economic रेशो आपसे रिक्वायर करे, Immaterial चीज़ है, वो immaterial मोस्टली चीज़ audit बेसिकली report में discuss- आपसे ऑपरेटिंग क्योंकि प्रॉफिट वो रेशो misstatement रिक्वायर है, कर रहा मसला होगा। है, कुछ सिस्टम का एरर है, या जो भी कोई चीज होगी वो हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे? मैनेजमेंट लेटर में। इसको कैसे कैलकुलेट Until- करोगे? unless PBIT और ओवर immaterial सेल्स चीज़ के साथ मिलके इनटू material ना हो जाए। 100 से समझ गए? मल्टीप्लाई किया, इसलिए याद इसका रहेगा? आंसर भी किस पे छोटी-छोटी आएगा? immaterial मिलके बन सकती है ना? परसेंटेजेस में। देखिए मैंने तो अब आप इसका फॉर्मूला बनाने 2 की करोड़ रुपए कोशिश से कीजिए। छेड़ना अगर वो होता है। आपसे पूछे CGS 2 रेशो करोड़ फाइंड का आउट मटेरियल लेवल करें है, तो कैसे फाइंड मैंने आउट किसी एक हेड को 2 करोड़ से नहीं छेड़ा, CGS किसी को 40 over लाख, किसी को 50 लाख, sales किसी को 35 लाख, into करते करते अपना 100। टारगेट अचीव कर। आंसर किस में आएगा? अगर ऑडिटर परसेंटेज। को पता लग गया कि ये सब कुछ मिलके वो 2 करोड़ आपसे बना है, ऑपरेटिंग फिर क्या प्रॉफिट बन जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस Material। रेशो भी फिर ऑडिट रिक्वायर रिपोर्ट में कर नहीं सकता है। आएगा, एमएल में नहीं आएगा, ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे इफेक्ट आएगा कि प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए से मटेरियल ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो को बेटे तो कैसे आप लेना कि कैलकुलेट immaterial करोगे? misstatement फॉर्मूला आ जाएगी। बनाने की कोशिश और वो कीजिए। मिसस्टेटमेंट जो कलेक्टिव Operating expenses ओवर ये ना सेल्स कि छोटी-छोटी इनटू immaterial amounts मिलके 100। material बने। आंसर किस में समझ आएगा? गए? ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? मैं इसको हम इन आसानी के लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो underline कर रहा में हूं, इस तमाम कंपोनेंट्स का कंपैरिजन किसके साथ है, कर रहे हैं? misstatement सेल्स भी हो और वो क्या रेवेन्यू। हो? इसे कॉमन साइज एनालिसिस भी याद बोलते रहेगा? हैं। क्या बोलते हैं? पक्की बात है। कॉमन साइज एनालिसिस। दूसरा स्कोप लिमिटेशन, स्कोप मैंने बता दिया ऑडिट प्रोसीजर्स, और उस पे और इन सब में Limitation। बेस क्या है? ऐसी सेल्स limitation रेवेन्यू। कि ऑडिटर इज अनएबल चलिए वैल्यूज को सपोज करते हैं appropriate और इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं और उन आप पे audit करने आए थे? डिस्कशन करते हैं। एविडेंस मिला है, देखो पता लगा सपोज बेटे misstatement। मेरे ये हो पास ना, पहले guess एक कंपनी है, उसका सेल्स रेवेन्यू Audit करने आए थे? 5000 है। एविडेंस मिला, सीजीएस हम सपोज किए लेते तो क्या हैं evidence? 2000, जीपी कितना आया? उससे अकाउंट में स्टेट हो रहे हैं, ठीक है? 3000। पता ऑपरेटिंग लगा कि एक्सपेंसेस mistake को सपोज कर दूसरा लीजिए, क्या, आपको आपके पास evidence ही- कितने हैं? 1500। क्यों नहीं तो मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? मिला। आप उसे परफॉर्म कर नहीं सके, 1500 ऑनवर्ड करने नहीं दिया गया, फॉर जो द भी टाइम हो। बीइंग फोरगॉन कर देते हैं। समझ गए? ये दो फैक्टर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। जीपी मार्जिन रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा। हमारी इस एग्जांपल में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन Clear? रेशियो कितनी है? क्या करोगे? मसला। ग्रॉस प्रॉफिट तीसरे डिवाइडेड वाले बाय में, ये सेल्स बोझ नहीं। रेवेन्यू। 3000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आंसर आता है देखो? रिटायरमेंट फ्रॉम दिस प्रोफेशन और 60%। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट Clear है? कीजिए। क्या करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारी इस एग्जांपल कुछ में? चीजें और पढ़ेंगे यहाँ पे। 1500 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितनी है भाई हमारी? अकाउंट में मिस्टेटमेंट कैसे आती है? 5000 तीन इसकी इनटू 100 कितना आंसर आएगा? तीन reasons 30%। हैं अब जो ये accounts देखो, को materially ये mistake बेस है, करते हैं। ये हमने Accounts कितनी को ली? 100%। ग्रॉस प्रॉफिट तीन हम कह रहे हैं factors हैं कितने परसेंट है? जो 60%। circumstances तो हैं अगर accounts हमारी को कैलकुलेशंस कह रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट 60% है, तो materially बेटे सीजीएस कितने परसेंट हुआ? मिस्टेट कर देंगे। 40% होना चाहिए ना। तो चलिए हम यूं कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। पहला, हमारी इस एग्जांपल में सीजीएस कितना है?
2000 सेल्स रेवेन्यू Selection कितना of accounting है 5000 100 से मल्टीप्लाई किया आपने आंसर accounting कितना आ रहा है policy 40%। सिलेक्ट कर ली, ऐसे ही है। चले आगे याद आइए, रहेगा। हमारे पास ऑपरेटिंग Examples क्या हैं प्रॉफिट इसकी? रेशो का आंसर कितने आपने परसेंट आ हायर रहा कॉस्ट है एनआरवी 30%। ऐसे ही है। तो फिर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आपने कहा जी आंसर हम क्या होना डेफिनेशन चाहिए चार्ज नहीं करेंगे। 30%। इसको भी IAS चेक 16 कर पढ़ा हुआ लेते है? हैं। हमारी इस सबने एग्जांपल पढ़ा में हुआ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अच्छा, कितने IAS 16 में क्या होता है? 1500। सेल्स कितनी कि है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5000। cost परसेंटेज में less आंसर चाहिए accumulated 100 से depreciation, मल्टीप्लाई किया less आंसर कितना accumulated आता है impairment, losses। 30%। हाँ आपने जी, कहा जी हमने ना impairment तो loss देखो इन तमाम में हम entry क्या करनी करें है, कॉमन साइज ना हमें- एनालिसिस में, इन cost प्रॉफिटेबिलिटी पर रेशियोज में हम इनकम स्टेटमेंट के हर कंपोनेंट का कंपैरिजन ये किसके साथ होता कर है। रहे हैं मेरे सेल्स पास एक client आया। रेवेन्यू के साथ कर रहे हैं। और कहते जी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर चेंज करने, हम आपको ऑर्डर पॉइंट और वो स्टेप क्या है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हम पुराने सपोज orders कर लेते हैं ये हमारे पास करंट पुराने- ईयर के रिजल्ट है। उसने कहा जी वो फलानी लास्ट ईयर के company रिजल्ट्स हम charge यहाँ में- लिख मैं लेते हैं। नाम नहीं पता आपको। लास्ट ईयर में मैंने जितना कहा, भी change सेल्स भी रेवेन्यू बनाया। था कॉमन साइज एनालिसिस में वो भी परसेंटेजेस में पुराने सेल्स को order बेस है, बनाया होगा और वो वो definitely परसेंटेजेस में सेल्स कितने परसेंट होगी 100%। आगे आइए, सपोज वो कहता है कि लास्ट ईयर आपके पास सीजीएस कितने परसेंट था 45%। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर मेरी जीपी रेशियो कितनी थी क्यों charge नहीं 55%। तो वो ना फिर हमारे हम मियां सपोज साहब किए लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारे पास मियां साहब को 35% था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट पसंद पे तो नहीं बन रहे ना, कितने परसेंट हुआ 20%। On the basis of हाँ जी, इंटरप्रिटेशन applicable financial दीजिए। reporting आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जनाब ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है तो है। रिपोर्ट राइटिंग और मैं कीजिए और आपकी कमेंट engagement accept कीजिए नहीं कर ऑन द सकता। प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ द पढ़ लिया आप लोगों ने, बताएं क्यों? ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन का स्टार्ट कहाँ से करना है? Pre-condition आपने पढ़ी है। प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट पहले करना दो है ना, पहली बताइए कौन सी है? लास्ट ईयर में आपके जीपी रेशियो कितना था 55% और वो इन दिस ईयर Applicable कितना हो गया financial framework must be 60%। इंप्रूव हुआ या acceptable to the डिटेरियोरेट auditor। हुआ? बड़ा ना? इंप्रूव हुआ। लेकिन मुझे अब ना acceptable नहीं। सिर्फ आपको ये आंसर देना है, वो एक स्टेप और आगे समझ बढ़ेगा गए? और वो आपसे Clear है? पूछेगा तो कि एज कंपेयर समझ टू आ गया? लास्ट ईयर Wrong आपकी selection जीपी of रेशियो accounting policy। 55% से बढ़ के 60% पे आई है। Selection रीजन फाइंड आउट कीजिए, accounting रीजन policy। क्या है समझ आ गई? इससे प्रीवियस पॉइंट याद रहेगा। आपकी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी Policy, क्यों बढ़ी? बिल्कुल क्योंकि ठीक है। आपका सीजीएस Policy, 45% से ठीक कम है। होके किस पे आ गया लेकिन हुआ उसकी 40%। आपने सीजीएस को 5% कम किया जिसकी वजह Application से गलत कर दी ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका Miss apply कर 5% दिया उसको। बढ़ गया। नेक्स्ट बताइए, करेक्शन ऑफ एरर के example एक में पॉइंट discuss हम कीजिए। सीख कर आए आपकी कि book अगर में जीपी examples हैं, बढ़ता मैं वो है discuss नहीं तो कर उसका रहा। डायरेक्टली Changing example इंपैक्ट किस discuss पे आपके होना पास चाहिए? different किस्म नेट की चीजें आ प्रॉफिट जाए पे। सामने। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट Policy बढ़ रहा कहती है है एज कि कंपेयर definite टू charge लास्ट होगी ईयर on तो आपका pro rata नेट basis। प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा है? On यस। लेकिन देखो यहाँ pro rata मजे की basis बात होती क्या है। है, आपका कि ग्रॉस जितना time प्रॉफिट period एज use किया कंपेयर एक टू साल में, लास्ट ईयर कितने परसेंट बढ़ा? उसकी charge करेंगे। 5%। ऐसी है ना? 5% नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ऑपरेटिंग Clear है? प्रॉफिट, लेकिन वो 5% नहीं, Policy बिल्कुल मोर ठीक देन है। 5%, 10% जब इंप्रूव apply हुआ। करने लगे, एम आई राइट? तो क्या किया? रीजन क्या है? जिस साल परचेज किया आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया, आपका जिस साल नेट sale प्रॉफिट किया, ऑपरेटिंग पूरे साल की प्रॉफिट charge 10% क्यों बढ़ क्यों रहा नहीं? है? Income उसकी tax दो में रीजंस हैं। नंबर 1 आपका जीपी रेशियो 5% अब आप बढ़ा income tax और तो नहीं दूसरी कर रहे रीजन ना? क्या आप क्या है? कर रहे हैं? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम किस वजह से 5% बढ़े, standard- तो standard आपके कहता है नेट pro rata प्रॉफिट पे basis। डबल इम्पैक्ट हुआ, जितने एक period ऑफ के लिए use इंक्रीज किया, इन जीपी proportion basis और उसको दूसरा डिक्रीज depreciate इन करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्या है? ऐसा क्वेश्चन आता, कैन यू Accounting सॉल्व policy इट? बिल्कुल ठीक ओके, थी। नोट कीजिएगा। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेट पॉलिसी आपने गलत कर दिया। समझ गए? याद रहेगा? बोले यार, अब तो नाश्ता भी करके आए हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है? तीसरा क्या लिखा था हमने? सिग्निफिकेंट कोई डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी है। डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी, डिस्क्लोजर मेरे लिखने में नहीं आना, मैंने बोलने पे जाना है आपने। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर डेफिशिएंसी ये क्या होती है? ऐसा कोई डिस्क्लोजर था जो की डिस्क्लोजर है, की क्या KEY की डिस्क्लोजर। ठीक है, वो कहते हैं वो जान वो सेंस था पूरे अकाउंट्स की, वो फंडामेंटल डिस्क्लोजर था जो होना चाहिए था अकाउंट्स में, वो उड़ा दिया नहीं, या उसको गलत कर दिया, या उसको। ठीक है, अब अगर अकाउंट्स में वो डिस्क्लोजर नहीं आ रहा तो अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? मिस्टेट हो जाएंगे। इसकी बहुत सी एग्जांपल है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक है, बैंक आपको पता है स्टेट बैंक के अंडर चल रहे हैं। एक बैंक ने स्टेट बैंक की रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस कर दी। स्टेट बैंक ने उसको आज बेटा नोट किए तो नेक्स्ट वाइंड अप मूव करने के करें। लिए नोटिस दे दी, अपने ऑपरेशन सीज कर दो।
इरेज कर दूं? हो सकता है ना, हुआ ऐसे, हमने देखा ऐसे हुआ, बहुत से बैंक ऐसे बंद हुए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसने वो केस, उसके खिलाफ केस किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी केस हार गया, अब केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। साइलेंट प्लीज। बेटे मैं बार-बार आज रिक्वेस्ट कंपनी नहीं गोइंग करूंगी। कंसर्न है ना, कल को सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया फिर। जी बेटे, नेक्स्ट में कुछ और रेशियोज कंपनी हैं going concern। अब मुझे ये बताएं, और ये बहुत accounts बिल्कुल इंपॉर्टेंट ठीक है। आपने ROCE, रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ, रेशियोज बड़ी जबरदस्त हैं, डेट प्रॉफिट रेशियो बड़ी जबरदस्त है, पहले ये दो gross profit ratios, ratio जबरदस्त इनका है, correlation डेट देखते हैं। इक्विटी जबरदस्त है, ROCE gearing ratio mean जबरदस्त है, EPS जबरदस्त आ रही है, रिटर्न लेकिन वो ऑन एक दो लाइन का डिस्क्लोजर वो फंडामेंटल नहीं है। कैपिटल है ना? एम्प्लॉयड। अगर वो डिस्प्ले नहीं होगा तो अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, मटेरियली RO मीन रिटर्न ऑन वो अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, इक्विटी। अगर वो डिस्प्ले नहीं है। इनके फॉर्मूलाज बनाने से बिजनेस पहले कर बैठूंगा बैंक के साथ, मैं इन केस ऑफ मैं उसको अपनी कंपनी बिल्डिंग लीज पे दे दूंगा, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसे मैं व्हाइट बोर्ड पे दोबारा से मैं प्रेजेंट उससे करने कोई जा लोन रही का हूँ। एग्रीमेंट कर लूंगा। अभी आपके सामने मैंने मैं उसमें इनकम जॉब कर स्टेटमेंट दूंगा का जाके। फॉर्मेट बेटे बनाया। जब हमारे ये पास जॉब की पीबीआईटी उधर आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सुप्रीम टैक्स कोर्ट की जितना भी आता ruling है, आई हम और इसमें से फाड़े। सबसे पहले किसको पेमेंट Losses हुआ, करते हैं, अपने stakeholder क्रेडिटर को। को इंटरेस्ट पे क्यों? करते क्योंकि हैं, ऐसा फाइनेंशियल है। एग्रीमेंट्स मटेरियली फिर ये मेरे पास जो misstated थे। प्रॉफिट आता है समझ इसे गए इस बात को? कहते हैं प्रॉफिट कुछ बिफोर disclosures फंडामेंटल होते हैं, टैक्स। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इसमें से क्या माइनस किया जाएगा, टैक्स। क्लियर है जी? और इसके मुझे बाद बताइए, जो समझ मेरे आ रही पास है आपको? प्रॉफिट आता है दैट इज चलो कॉल्ड आगे। प्रॉफिट मटेरियल आफ्टर, स्टेटमेंट, मटेरियलिटी डिस्कस की, मिसस्टेटमेंट जिसको मैं onward abbreviate करूंगी PAE से। तीनों समझ आ गई। अब मुझे बताइए, रॉन्ग सिलेक्शन, आपने शेयर्स का नाम सुना है? मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, Display ऑर्डिनरी शेयर्स जिन्हें हम इक्विटी मसला। शेयर्स कहते हैं वो भी हुआ करते हैं, चलें आगे। ऐसा है। मुझे बताओ आगे scope limitation। इन दोनों में प्रेफरेंस limitation में शेयर्स तीन में और reasons ऑर्डिनरी शेयर्स में डिफरेंस इसमें क्या डिस्कस है? करेंगे। तीन रीजन ऐसी हैं जिसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें क्यों evidence नहीं बोलते हैं? मिलेगा। इसलिए कि उन्हें पेमेंट के जिसकी ऊपर वजह से प्रायोरिटी होती स्टैंडर्ड की वजह से बोलता हूं कि ऑडिटर है। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जाएगी। एविडेंस नहीं ले सकते। और जब बिजनेस आपका गोइंग कंसर्न है, नॉर्मल रूटीन में बिजनेस चलें को आप आगे। कैरी ऑन कर रहे हो, तो पहला इस क्या जी? प्रॉफिट में से सबसे पहले किनको डिविडेंड मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर Limitation होल्डर को डिविडेंड imposed by पहले management। मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड Imposed बाद by में देते हैं। ये सब बातें पढ़ी हुई हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो Management। आपने डिविडेंड पे Limitation करना है imposed by- उसकी परसेंटेज फिक्स्ड होती है और बोले वो यार। प्री डिसाइडेड होती है। Imposed ये भी by- पढ़ा आपने। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को आपने कितना Imposed by- डिविडेंड पे करना है, क्या ये ये प्री चीज़ है। डिसाइडेड फिक्स परसेंटेज होती है? लिमिटिंग किस पे लगी है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से किस पे कितना लगाइए? रिटर्न Audit मिलेगा, कितना procedures पे? डिविडेंड मिलेगा, किसमें लगाइए? ये डिपेंड करता है किस बात पे? बिजनेस की आप ऑडिट करने गए प्रॉफिटेबिलिटी हैं पे। जस्ट फॉर रिमेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, आप वो उनसे कहते हैं प्रॉफिट audit जो करने सबको में, पेमेंट कर देने के successful बाद register बच करने गया, में उस भाग प्रॉफिट की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि अब ऑर्डिनरी चलें, शेयर debtors, होल्डर को डिविडेंड हम कितना पे करें, और वो प्री डिसाइडेड नहीं होता है। रियल ऑनर्स कौन होते हैं? सीधी हो गई आपके साथ। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, उनको रियल ऑनर्स क्यों बोलते हैं? उनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है? नो। प्रेफरेंस शेयर्स की आपने कैटेगरीज भी पढ़ी हुई होंगी, रिडीमेबल भी होते हैं और इररिडीमेबल भी होते हैं। इन दोनों में बेटे क्या डिफरेंस होता है? जो इररिडीमेबल है इंटेग्रिटी का इशू है, उनकी इन्फिनिट लाइफ होती है, कंपनी उनको बाय बैक नहीं करती। और जो रिडीमेबल होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी बाय बैक कर लेती है, चाहे तो उनको कैंसिल कर दे या बाय बैक करके दोबारा से इशू कर दे। ये डिफरेंस आप सबको क्लियर है? अब ये देखो, पहला कौन सा? कंपनी के केस में हम करते क्या है, जब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, हम इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मुंह उठा के बैठने नहीं देना क्लास में, ठीक है? और जो रिमेनिंग हमारे पास प्रॉफिट बच जाता डम नहीं है बैठने देना क्लास में। इसे पहला क्या कहते था? हैं दूसरा, अर्निंग तीसरा, अवेलेबल चौथा क्या है? रिपोर्टिंग जो आप पढ़ रहे हैं अभी, टू इक्विटी चौथा फेज पढ़ रहे हैं ऑडिटर का, ऑडिट का। शेयर होल्डर्स। ऐसे ही है ना रिपोर्टिंग? अच्छा, पढ़ते ये वो पढ़ते कहाँ पहुंच अर्निंग गए है आप? जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले लिए phase अवेलेबल पे। है। बट कीप इन माइंड, ये है जितनी इंटरकनेक्शन अर्निंग आपके इक्विटी शेयर होल्डर के जिस बच्चे ने लिए एक बच lecture जाती miss किया है हो वो ना, सारी उसका की साथ सारी में यार एज अ मैंने डिविडेंड कई दफा साथ डिस्ट्रीब्यूट सुना। नहीं यार की मैंने miss जाती। किया था। ओ इसमें यार, से कुछ ना बैड कुछ है। बिजनेस ये नहीं में
रिटेन कर ली जाती है। कोशिश करें ये एहसास हम क्या पेपर में बैठ के करेंगे, ना ये कि जितनी भी यार, अर्निंग अवेलेबल होगी लेक्चर मिस किया। इनमें से कुछ हम इक्विटी शेयर होल्डर को ठीक है। डिविडेंड पे करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा अजीम टीचर हूँ, मेरे मुंह से बड़े जबरदस्त अल्फाज निकलते हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात करूँ और जो बकाया subject की अर्निंग literacy। बच जाएगी उसे हम चीजें आपस कहते में हैं interconnected हैं। रिटेन्ड ठीक है, अर्निंग। एज अगेंस्ट टैक्स। ये कॉस्ट चीजें पढ़ी पढ़ी पढ़े टैक्स में नहीं है। अगर अब मैं आपने salary इन नहीं पढ़ा, कैलकुलेशंस business में ये के बातें बैठे याद रखनी, ये सीक्वेंस याद business नहीं रखना पढ़ा, है, दिस capital gain चैप्टर के बैठे कोई भी issue नहीं। और इसके अलावा भी बहुत आपस में सारे interconnected चैप्टर्स आएंगे, नहीं उसमें है। आपने ये सीक्वेंस मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स क्लास ठीक है। कंपनी का जो बेसिक ये cost प्रॉफिट funding होता है वो कौन सा बंद होता कर है, दें। पीबीआईटी। उसके बाद ये उनकी भी important प्रॉफिट है, की लेकिन इस subject की कैलकुलेशंस nature नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही क्या पढ़ा था है। हमने? इस प्रॉफिट में से सबसे पहले किसको कोई learning पेमेंट की activity क्या जाती था? है, हम कहते हैं क्रेडिटर्स audit को। करने क्या के पे लिए करते हो, उसमें एक चीज़ लिखी इंटरेस्ट। client की फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसमें से क्या पे करोगे, Management की टैक्स। integrity। टैक्स पे करने इसका के मतलब बाद ये जो strict प्रॉफिट question किसका बचेगा उसमें से किसको पेमेंट करोगे, हुआ कब? Arise कब हुआ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर जो प्रॉफिट learning बच activities जाएगा करनी, आपको लगा उसमें से management आपने क्या activity का? करना है, ऑर्डिनरी आपने शेयर होल्डर planning को execution डिविडेंड करनी, देना है और वो मोस्टली आपने सारे का सारा execution भी डिविडेंड करनी, के तौर पे report देने डिस्ट्रीब्यूट लगे, नहीं तब जाके मसला होता। है, कुछ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है समझ और गए? कुछ बकाया इसलिए बड़ा बिजनेस important चीज़ में है। वापस रख अच्छा, लिया अगर जाता है management की फ्यूचर integrity का ग्रोथ पहले के पता लग लिए। गया था। जो प्रॉफिट बिजनेस में तो आप रख लिया अब जाता audit है accept फ्यूचर ही ग्रोथ के लिए, उसे ना क्या करते। बोलते हैं, रिटेन। समझ गए ना? इसलिए क्या बड़ा ये सीक्वेंस serious- याद रहेगा? चलिए हम इन रेशियोज की कैलकुलेशंस की क्लियर हो तरफ, गया? बोले एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय इसी सीक्वेंस से प्रॉफिट की imposed डिस्ट्रीब्यूशन by- होती है। circumstances beyond control, circumstances beyond control। मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई, मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज नहीं की। वो बेटे टैक्स के Circumstances पॉइंट ऐसे ऑफ आ व्यू से example किस है केस इसकी? में उन्होंने सर ने आपको बताया, आपने आजकल मेरा ख्याल है वहां war- पे मिसगाइड हुए हो। पैलेस्टाइन में गजा में आपकी ब्रांच थी, सीरिया में ब्रांच थी, कभी भी ऐसा नहीं होता, वजीरिस्तान वो में branch- एडजस्टमेंट्स जो होती हैं गोइंग, जो पार्टनर चला जाता है वो उसकी एडजस्टमेंट Flood आ जो गया। के पहले कर ली जाती है। ये तो Record बिजनेस के बह प्रॉफिट गया, पे जो कंपनी ने जल गया, इटसेल्फ fire हो टैक्स, इनकम टैक्स पे करना है, हम उसकी बात कर, हो सकता है ना? ठीक है। कोई चले catastrophe आइएगा हो। बेटा जी, ये क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और? मींस व्हाट, ये पढ़ी हुई है टर्म आपने पहले। कैपिटल 4 फीट का एम्प्लॉयड नैब वाले होता रिकॉर्ड क्या करेंगे है, नियाग्रा मिल्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ऑडिट करेंगे नियाग्रा वाले क्या करें? कैपिटल एम्प्लॉयड इज लॉन्ग टर्म ठीक है, एफआई वाले आगे इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, रिकॉर्ड ठाक लेंगे, एफबीआई वाले के रिकॉर्ड ठाक लेंगे। और बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहां ठीक से है, आती है, इंडिया में उसके branch दो सोर्सेज हैं, उन्होंने आपको लॉन्ग टर्म भाग देंगे यहाँ से। प्लस रिकॉर्ड सर वहाँ पड़ा आपका, न्यू दिल्ली में पड़ा हुआ। बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा आने के दो सोर्सेज ये सबसे example हैं, उसकी। एक लॉन्ग टर्म डेट है और दूसरा आपके पास क्या है, इक्विटी ठीक है। है। यही किसके इक्वल CFO resign है, करके। कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद रिकॉर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने की 2-3 अप्रोचेस हैं, समझ उनमें गए? से ये एक अप्रोच याद मैंने रहेगा? आपके सामने लिखी। ये भी यहाँ पे भी इसके audit- अलावा evidence बाकी नहीं मिल रहा अप्रोचेस आपको। क्या हैं, यहाँ उसके पे नहीं लिए मिल रहा। आप मुझे लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी बताओ। intensity बेटे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़ी हुई? ज्यादा है। एसेट्स ये तो मस्ट इसमें बी management इक्वल का टू कसूर नहीं है। कैपिटल प्लस जल गया। लायबिलिटीज। ये है कि इसमें ओके negligence जनाब, है, हम एक या काम backup करते हैं, है। एसेट्स मीन टोटल Close the एसेट्स, one, लायबिलिटीज मीन record है। टोटल लायबिलिटीज। हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, बोले बोले रिमोट बैकअप रख लेते हैं, इसको कोल्ड बैकअप भी कहते हैं, हॉट बैकअप सुना है ना वर्ड्स? कोई फर्क हॉट पड़ा? बैकअप और मैंने cold क्या backup। किया, Hot backup क्या होता बाइफर्केशन दे दी। अब हम एक काम करते हैं, करंट लायबिलिटीज इक्वेशन Hot की इस backup तो तरफ यहीं क्या पे हो रहा available होता है, ऐड, मैं इस ये flow इक्वेशन है की हमारा दूसरी scans तरफ का। मूव करवा लेती हूँ, इसका तो वहां backup क्या हो ऊपर- जाएगा, ओके माइनस। हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है, ये मेरे floor- पास इक्वेशन चौथे की floor इस पे पड़ा तरफ क्या बचेगा, हुआ। या बेसमेंट में पड़ा हुआ ये हॉट बैकअप, इक्विटी और Cold नॉन backup क्या करंट होता है? लायबिलिटी। और अभी इसका मैंने क्या- यहाँ आपके record सामने किया क्या हमने? लिखा लाहौर कि स्कैन इक्विटी में और रखा। नॉन करंट लायबिलिटी को लाहौर ऐड स्कैन का करें तो वो बैकअप किसके कोल्ड इक्वल बैकअप है, फैसलाबाद में रखा हुआ। कैपिटल ये एम्प्लॉयड। दोनों का तो backup अगर में अकाउंटिंग रखा हुआ। इक्वेशन का ये वाला पार्ट कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल है, तो ये वाला Backup पार्ट नहीं भी किसके रखा इक्वल है, इक्वेशन किसको ये कहते हैं, जिसकी negligence बोथ साइड्स इक्वल समझ गए हो। जी? तो अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड तीसरा है है तो बेटे ये भी आपके पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। Nature- इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, देखो इसका दूसरा फॉर्मूला And क्या बन timings रहा है, अगर मैं ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज Appointment माइनस कर दूं तो ये भी किसके इक्वल है, कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल है। ऐसा है? फिर देखो मैं नोट करने के लिए टाइम देती हूँ, इधर देखो, फिर से मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का ये पार्ट लिखने जा रही हूँ।
नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे ही है। अब मुझे बताओ, आपने ये पढ़ा हुआ है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें, क्या आता है आपके पास? ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेट करंट एसेट्स, नेट एसेट्स और नेट करंट एसेट्स में आईटीए में क्या डिफरेंस पड़ा हुआ है? नेट एसेट्स मींस व्हाट? अब 30 जून को जब स्टॉक आउट करना था वो नेट एसेट्स अगर कहे तो वो किसके इक्वल होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, और टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करें तो वो किसके इक्वल होता है? इक्विटी। इसका मतलब है कि इक्विटी किसके इक्वल हुई? नेट एसेट्स के इक्वल हुई। एक आपने टर्म पढ़ी हुई है नेट कोविड आ गया, करंट एसेट्स, हुआ कोविड में, ठीक है। ये क्या हुआ? और नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कनाडा का वीजा, अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आते हैं? नेट एसेट्स। लेकिन अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? नेट करंट एसेट। नेट करंट एसेट का एक और नाम आपने पढ़ा होगा, कनाडा चला गया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। या नेट करंट एसेट का दूसरा नाम आपने क्या पढ़ा हुआ है? वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड यूं भी फाइंड आउट कर सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स, ये भी किसके इक्वल होंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट करंट एसेट्स को यूं भी लिखा जा सकता है, नेट करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, जो कि नेट करंट एसेट का दूसरा नाम है। तो ये भी किसके इक्वल हुए? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओजी। अब कभी कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपसे यूं कैलकुलेट करवाएगा, कभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अप्रोच नंबर 2 यूज करनी होगी, और कभी आपको अप्रोच नंबर 3। कौन सी अप्रोच यूज करोगे ये क्वेश्चन का गिवन डाटा डिसाइड करेगा। अगर उसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और इक्विटी का डाटा दिया हुआ है तो फर्स्ट वन अप्रोच, और सम टाइम आपके पास बैलेंस शीट में वो वाला पोर्शन वो हाइड कर देगा और आपसे कहेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कीजिए। तो वो आपने कैसे फाइंड आउट करना होगा? आपने टोटल एसेट्स में से या तो करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होगा, या फिर नॉन करंट एसेट में किसको ऐड करना होगा? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नेट करंट एसेट। चलिए यहाँ तक मेरे साथ रिपीट कीजिए, थोड़ा सा डाटा ज्यादा हो गया, समझ गए? छोड़ दीजिए, रिपीट विद मी, याद कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। जी बेटे, नेट एसेट्स मींस, जो ऑडिटर को नेट एसेट्स मीन इक्विटी। हाउ टू कैलकुलेट इट? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेट करंट एसेट्स इक्वल टू current assets minus current liabilities. Net current assets are also called working capital. Capital employed is what? अच्छा, that do not affect में दो तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। और बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही आती है। स्टेटमेंट कैसे होती है? और बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा आने के कितने सोर्सेज हैं? 2 ही सोर्सेज हैं। तो अगर उन दोनों सोर्सेज को ऐड कर ले तो वो किसके इक्वल है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की फर्स्ट वन अप्रोच क्या है? अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे? लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। सेकेंड अप्रोच में क्या करोगे? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमने इक्वेशन कैसे बनाई है इसको अंडरस्टैंड किए? ओके भाई, या तो टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे जब भी आपके पास क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट वन अप्रोच क्या है? विद द हेल्प ऑफ नेट करंट एसेट्स। अगर क्वेश्चन में नेट करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल का उसने जिक्र कर दिया है और आपसे कहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? नेट करंट एसेट जिसे वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं उसको क्या करोगे? नॉन करंट एसेट में ऐड करोगे, तब भी आपके पास क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर? चलें, कंपनी के केस में प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका सीक्वेंस बताइएगा। पीवीआईटी में से सबसे पहले व्हाट यू हैव टू पे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को किस नाम से पढ़ा हुआ है आपने आईटी में? फाइनेंस कॉस्ट के नाम से पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है? क्या कहते हैं? आईटी में इंटरेस्ट को किस नाम से पढ़ा हुआ है? नीचे में क्या कहते हैं? फाइनेंस कॉस्ट के नाम से पढ़ा। इमटेरियल, यही पढ़े हुए हैं हमने।